नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ एट 10 की सुर्खियां। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। आगामी सोमवार को गुजरात में भाजपा की नई सरकार का होगा गठन। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई दावेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा के प्रति बढ़ता जन समर्थन, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश। कहा, युवाओं ने भाजपा पर किया है भरोसा। कहा, भाजपा को समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। राज्यसभा में आज निजी विधेयकों का दिन। समान नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, संसद की कार्यक्षमता जैसे करीब 43 विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। वहीं वित्त मंत्री लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर देंगी वक्तव्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे का आज दूसरा दिन। आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष देश में होने वाले G20 सम्मेलन के संबंध में आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। चक्रवाती तूफान मैंडोस का चेन्नई सहित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में असर। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। एहतियातन एनडीआरएफ की टीमें तैनात। राजस्थान के जोधपुर में एक दर्दनाक हादसा। एक घर में शादी के दौरान आग लगने से 3 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत। करीब 60 लोग घायल। गैस सिलेंडर फटने के कारण हुआ हादसा। रूस ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को किया रिहा। बदले में रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बाउट को अमेरिका ने रिहा किया। संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता से हुई ग्राइनर की रिहाई। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज क्रोएशिया का मुकाबला ब्राजील से। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। आगामी सोमवार को राज्य में भाजपा की नई सरकार का गठन हो जाएगा। राज्य में भाजपा ने साल 2002 में 127 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस बार भाजपा ने राज्य में 155 से ज्यादा सीट जीतकर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिसे छूना किसी भी अन्य दल के लिए आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीति की परिपाटी बदली है। राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य से वो आगे बढ़ रही है और विकास की राजनीति कर रही है। भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत माता की वंदे मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने एक ओर जहां लोकतंत्र को मजबूती दी है, वहीं जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था, विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण।
गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। राज्य में इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को नए आयाम देने और उसे नई सदी के संकल्पों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देते हैं। युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब यह है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के मामूली वोट प्रतिशत के अंतर से हारने के बाद प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि जन विकास और राज्य विकास की रफ्तार लगातार जारी रहेगी। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। वहीं उन्होंने बिहार के कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव को भाजपा पर बढ़ते विश्वास की एक बानगी बताया। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा दूरगामी लक्ष्य को मद्देनजर रखकर काम करती है और सिर्फ चुनावी नफे नुकसान के लिए काम नहीं करती है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। प्रधानमंत्री ने जनता को आगाह किया कि चुनावी दलों को जांचने परखने का समय है। उन्होंने कहा कि भारत में बंटवारे की राजनीति को दरकिनार करने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के साथ आगे बढ़ना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जीतने वाले दल से केवल 0.9% कम वोट ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये अंतर 5% वोटों का हुआ करता था। नड्डा ने हिमाचल के कार्यकर्ताओं का उनके परिश्रम के लिए अभिनंदन किया। हिमाचल प्रदेश के मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। अथक प्रयास उन्होंने किया, बहुत मेहनत की। यह ठीक है कि हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज जरूर बदला, लेकिन साथ में राजनीति के रिवाज भी बदले। पहले जब पार्टियां बदलती थी तो 5% से वोट का फर्क पड़ता था। आज ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे को यानी 1% से कम वोट से हमारा फर्क रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो सरकार में आने वाली पार्टी है उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वो अच्छे काम में जुटे, अच्छे काम में, विकास में हम उनका साथ देंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से एक कारगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हिमाचल की जनता के इंटरेस्ट को और उनके हितों की चिंता करते हुए हम काम करेंगे। और वहीं हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी को चुनने की चुनौती है। बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा निजी विधेयकों का दिन है, जिसमें समान नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, संसद की कार्यक्षमता विधेयक जैसे करीब 43 विधेयक सूचीबद्ध हैं। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वक्तव्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सूची में अनुसूचित जनजाति से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल और भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर नियम 193 के तहत जारी चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा लोकसभा में भी कई निजी विधेयक विधायी कार्यों में शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति देहरादून में दून विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल ऊर्जा, शिक्षा, सड़क परिवहन और शहरी विकास से संबंधित उत्तराखंड की कई परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया था। G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में कैक्टस रोपण और इसके आर्थिक उपयोग विषय पर एक परामर्श बैठक आयोजित की। बैठक में ब्राजील, चिली, मैक्सिको और मोरक्को के राजदूत और विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि जैव ईंधन, खाद्य और जैव उर्वरक संबंधी इसके उपयोग के लाभों को साकार करने के लिए कम उर्वर भूमि पर कैक्टस के रोपण से जुड़े विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। आने वाले दिन में देश में एक नया सेक्टर होगा, कैक्टस जो एनर्जी का सेक्टर होगा। किसान की आमदनी बढ़ना, रोजगार बढ़ना और इंपोर्ट डेप्थ को कम करना और कार्बन न्यूट्रल होना, ये 4 फायदे होंगे। और सबसे बड़ा है किसान की आमदनी
2 गुना से भी अधिक बढ़ेगी। दिल्ली महिला आयोग ने नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और 3 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहान मलिक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13 के तहत मामला दर्ज किया है और आपराधिक साजिश की धारा 120B के तहत आरोप तय किए हैं। इन पर आरोप है कि 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच इन्होंने आयोग में गैर कानूनी तरीके से अपने जानकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए कि आयोग सरकार को खाली पड़े पदों को भरने के लिए दबाव डाल रहा था और सरकार समय से नियुक्ति नहीं कर पाई। इसके चलते आयोग को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो मनमाने ढंग से लोगों की नियुक्ति करें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इंटरपोल अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब में तरन तारन बम विस्फोट के मास्टरमाइंड विक्रमजीत सिंह को ऑस्ट्रिया से गिरफ्तार कर लिया है। फरार विक्रमजीत ने अपने करीबी साथियों के साथ मिलकर पंजाब में हमले करने के लिए एक आतंकी गिरोह बनाया था। NIA ने उसे भारत वापस लाने के लिए एक टीम ऑस्ट्रिया भेजी थी। NIA ने एक बयान में कहा कि मोहाली में NIA की विशेष अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद विक्रमजीत को ऑस्ट्रिया के लिंज में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान के जोधपुर में एक गंभीर हादसा हुआ है। यहां के भूंगरा गांव में एक घर में शादी के दौरान आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हो गए। घायलों में 42 लोगों को MGH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि गैस सिलेंडर फटने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर दिखने लगा है। इसके कारण चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने मैंडोस तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है। तूफान के मद्देनजर NDRF और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तूफान की आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी के लिए 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। और आपको बता दें कि चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं, जिस कारण कुछ पेड़ भी गिर गए हैं। काशी तमिल संगमम में खेल की शुरुआत की गई है। ये मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिता होगी और इसमें महिला पुरुष खिलाड़ी तो भाग लेंगे ही, इसमें हॉकी के साथ कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे गेम शामिल हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एम्फी थिएटर मुख्य केंद्र है काशी तमिल संगमम का। अभी तक कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, ये सब जो विविध विधाएं हैं, ये देखने को मिल रही थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में, काशी तमिल संगमम में। लेकिन एक और विधा जोड़ी गई है खेल कूद की, और खेल कूद में यूपी और तमिलनाडु के जो खिलाड़ी हैं वो खेल में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ चमू कृष्ण शास्त्री जी हैं, संयोजक हैं काशी तमिल संगमम के। ये विधा आप लोगों ने ले आया, क्या सोचकर? बहुत अच्छा प्रश्न है। कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य इत्यादि के साथ साथ शिक्षा में ये खेल कूद ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है। और काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु का और उत्तर प्रदेश का 2 संगमम होना, इसमें ये भी खेल भी अत्यंत अनिवार्य है, तब भी ये पूर्ण होगा, इसके बिना ये अपूर्ण रहेगा। अभी ये दोनों राज्यों के अच्छे खिलाड़ी जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऐसे खिलाड़ियों का यहाँ फ्रेंडली मैच होगा। ये केवल रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है काशी तमिल संगमम, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कल्चरल प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है, ये नहीं, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है और खेलकूद इसका महत्वपूर्ण अंग है। शैक्षिक कार्यक्रम है, इसलिए खेलकूद इसका एक महत्वपूर्ण अंग है।
और काशी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे लगातार 5 दिनों तक। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं संजय सारस्वत जी साई के। आप लोगों का क्या उद्देश्य है काशी तमिल संगमम में इस तरह के फ्रेंडली मैच कराने का? देखिए, एक तो ये बहुत नोबल आइडिया है। 2 प्रदेशों 2 संस्कृति के बीच में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो 2 संस्कृतियां हैं, 2 संस्कृतियों के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैच हो रहा है, तो न केवल इनको एक अच्छे टीम का खेलने का, जब जैसे देख रहे हैं कि तमिलनाडु की एक टीम आई हुई है और यूपी की एक टीम आई हुई है, अभी इससे पहले भी महिलाओं का मैच हुआ है, तो एक तो उनको अच्छा खेलने को मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजक साई है। साई के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कहना हम लोगों ने सुना ही। उत्तर प्रदेश की टीम के कप्तान हैं हम लोगों के साथ, और तमिलनाडु के साथ फ्रेंडली मैच होने जा रहा है काशी तमिल संगमम में। आप लोग को क्या लगता है, क्या फायदा होगा खिलाड़ियों को? सर, इससे जो भी गेम रह जाते हैं अन्य गेमों के अलावा, कुछ गेम हाईलाइट है इंडिया में, कुछ नहीं है, उनसे अगर ऐसे फ्रेंडली मैच होते रहेंगे हर जगह पे, तो छोटे छोटे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा जो इस प्रतियोगिता का होने वाला है, उसमें इसी तरह के खेल हैं, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है और हॉकी है, कबड्डी है। इस तरह के जो हमारे लोकल खेल हैं, जिनको वो दर्जा मिलना चाहिए जो क्रिकेट को मिला है, नहीं मिल पाया है इन खेल को, उसकी कोशिश है काशी तमिल संगमम के माध्यम से। कैमरा पर्सन डॉक्टर मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हिरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम का असर पूरे बीएचयू पर दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ खेलों की शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी तरफ छात्राएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेजबान है काशी तमिल संगमम का। एक कार्यक्रम और शुरू हुआ है, वह है खेल का। फिर यहाँ महिला महाविद्यालय की छात्राएं अपने सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो सीख रही हैं जिससे अपनी सुरक्षा कर सकें। और इसके लिए जो नेतृत्व दे रही हैं यहाँ प्रोफेसर ललिता वत्ता जी हैं। ललिता जी, ये क्या सोच के इस समय, चूँकि काशी तमिल संगमम चल रहा है, विश्वविद्यालय इतनी बड़ी भूमिका में है, तो ये सेल्फ डिफेंस जो छात्राओं को आप सिखा रही हैं, क्या सोच के सिखा रही हैं? सर, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, काशी इस समय उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। काशी तमिल संगमम में जितने मेहमान आ रहे हैं, ये हमारी बच्चियों को प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें भी निकलना है, घरों से बाहर जाना है और नई नई जगहों पे जाके नए नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं। लेकिन ये वर्कशॉप करवाने का हमारा पर्पज़ यही है कि बच्चियाँ सेल्फ सुरक्षा के बारे में सीखें, ताकि कभी ये बाहर जाएं तो सुरक्षित महसूस करने के लिए इनके पास अपनी क्षमता हो और स्किल्स हों। ये कितनी अच्छी सोच है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी सोच के लिए ही जाना जाता है, और ये वो बच्चियां हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए जो है ये कोशिश कर रही हैं, सीखने का प्रयास कर रही हैं। ये आपको जो सीख रहे हो, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये सेल्फ डिफेंस का कोर्स करने से मुझे अपने कॉन्फिडेंस में बूस्टअप मिलेगा और मैं अपनी रक्षा खुद कर सकूँगी। ये भूमि बता रही है कि किस तरह से ये सीख कर अपनी रक्षा कर सकेंगी। फिजिकल फिटनेस बनी रहती है, इससे हमारी रोज़ शाम को 2 घंटे की क्लास होती है, तो उससे फिजिकल फिटनेस बनी रहती है और हमारा अच्छा खासा टाइम भी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट हो जाता है। ये देखिए, फिजिकल फिटनेस भी बनी रहेगी, आत्मरक्षार्थ ये कुछ सीख पाएंगी, और जो उत्सव का माहौल चल रहा है, इनके इस तरह से इकट्ठा होने से एक अपने आप में उत्सव जैसा माहौल हो गया है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हिरकेश बहादुर सिंह गौतम, महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। लोकतंत्र की जननी भारत करेगा G20 की मेजबानी। तो आइए इसे बनाएं वैश्विक बदलाव की शुरुआत। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य।
REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश के आकांक्षी और आदिवासी बहुल जिले बड़वानी में अधिकतर किसान लघु और सीमांत कृषक हैं। इन किसानों की आय का एकमात्र जरिया खेतीबाड़ी है, जिस पर वो पूरी तरह निर्भर हैं। आय का अन्य साधन नहीं होने के चलते ये किसान बोनी या सिंचाई के समय अपनी ज़रूरत के लिए साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करने को मजबूर थे। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शुरू होने से अब ये किसान कर्ज के झंझट से मुक्त हो गए हैं। देखिए ज़मीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले बड़वानी में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलने से धीरे धीरे अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं। साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि सीधे इनके खाते में पहुंचती है, जिससे वो खेती बाड़ी के लिए खाद, बीज और उपकरण खरीदने या परिवार के भरण पोषण के बीच समन्वय बिठाने में सफल हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री की सम्मान निधि 2000 रुपए मिलते हैं, उनसे मुझे खाद, बीज लेने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मेरे को किसान सम्मान निधि हर साल मिलती है और 6000 रुपये मिलते हैं। मेरे को इससे बहुत सहायता मिलती है। ये 6000 रुपये मेरे को खाद, बीज और ये ट्रैक्टर का जो मैं काम करवाता हूँ, इसका मुझे कुछ आर्थिक सहयोग हो जाता है। और जो पैसे मिलते हैं 6000 रुपये, इससे मेरे हले वक्रे खाद बीज में मेरे को आर्थिक सहायता अच्छी मिलती है। जिला कलेक्टर शिवराज सिंह के मुताबिक बड़वानी जिले में अब तक 1,25,712 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिससे वे जरूरत के समय अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। 1,25,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है और हमारे जिले में विशेष करके इसमें 20,000 से लोग ऐसे ज़्यादा हैं जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के पट्टे मिले हुए हैं, उनको भी इनका लाभ मिल रहा है। इससे सभी किसान बड़े फायदे में हैं। उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2-2 किस्तें, तीन किस्तें 2-2 हज़ार रुपये की साल में मिलती हैं और उनको ऐसे टाइम पर मिलती है जब उनको खाद बीज की आवश्यकता होती है या अन्य जो सामग्री जो कृषि में लगती है उसकी आवश्यकता होती है, तो उससे उनको किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ता। आदिवासी बहुल इस बड़वानी जिले में हजारों परिवार हैं जिनके लिए ये योजना उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर दिखने लगा है। इसके कारण चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने मैंडोस तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है। तूफान के मद्देनजर NDRF और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तूफान की आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी के लिए 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है।
चेन्नई चलते हैं, हमारे संवाददाता रितेश रंजन वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रितेश, अभी इस वक्त पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? रितेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रितेश, मेरी आवाज आ रही है? अभी चेन्नई में चक्रवाती तूफान मेंडोस की जो के बारे में पहले से चेतावनी दी गई थी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। हेलो। चेन्नई में जो चक्रवाती तूफान मेंडोस के बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई थी, उसके बारे में अभी कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, रात भर बारिश हुई थी। रात भर बारिश होने के बाद अभी जो है मौसम थोड़ा सा सुहाना हो गया है, हवा चल रही है, बारिश रुकी हुई है। लेकिन ये बंदोबस्त राज्य सरकार की तरफ से 2016 के वर्धा तूफान को देखते हुए पहले से ही जो एहतियातन इंतजाम किए गए थे वो काफी सराहनीय है। पहले से करीबन 12 जगहों पर स्टेट और नेशनल डिजास्टर फोर्स को तैनात करके रखा गया है। चेन्नई और तमिलनाडु जो है करीबन तिरुवल्लूर से लेकर नागापट्टिनम तक, इन जिलों में लोगों को पहले से ही आगाह कर दिया गया है कि समुद्र किनारे ना जाएं। मछुआरों को मना कर दिया गया है कि वो मछलियों के आखेट के लिए समुद्र में ना निकलें। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर जिला इकाई के जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह तैनाती रखें समुद्र तटीय इलाकों पर, ताकि कोई भी आम आदमी या मछुआरा ना जा सके। हेलो। ठीक है रितेश, एक तो अपने कैमरामैन को आप बोलिए कि हमें, हमारे दर्शकों को वहां पर जो समुद्र की स्थिति है वो दृश्य हमको दिखाएं, और साथ ही साथ ये बताएं कि मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है आगे के लिए। ठीक है सर, सर विंसेंट सर मक्कल काटेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी फिलहाल यहां पर न वैसी तेज बारिश है, न वैसी हवाएं चल रही हैं, लेकिन लहरें काफी हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहां पर समुद्र की लहरें बहुत तेज आ रही हैं। लोगों का हुजूम उतरा हुआ है बीच पर देखने के लिए कि, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस बल की भी तैनाती है, वो लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन अभी वैसे कुछ खास हवा, तूफान या बारिश नहीं है यहाँ पर। लोग इस मौसम का मजा लेने के लिए समुद्र किनारे आ गए हैं। और मौसम विभाग ने बताया है कि ये अभी जो तूफान है ये 9 तारीख तक मध्य रात्रि तक रहेगा। इसकी स्पीड 65 से लेकर के 85 किलोमीटर तक रहने वाली है प्रति घंटा। और रात में 9 तारीख की रात में देखा जा सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है कि 9 तारीख की रात को यह तूफान और तेज हो सकता है, बारिश और तेज हो सकती है। अभी फिलहाल देखा जाए तो मौसम सामान्य और खुशनुमा है। ठीक है रितेश, एक तो आप हमारे दर्शकों को समुद्र के ये दृश्य दिखाते रहिए, साथ ही ये बताइए कि मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी दी गई है उसके बाद जो स्कूल, कॉलेज और तटीय इलाकों से लोगों को निकालने, इन सब के लिए क्या कुछ प्रबंध वहां पर किए गए हैं? सर, मौसम विभाग की तरफ से लोगों को ये पहले से ही कल ही जानकारी दे दी गई थी, चेतावनी, कि स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा जाए और स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा जाए। कई स्कूल कॉलेजेस में पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रखी गई है ताकि क्लासेस चले। और यहाँ पे इस चक्रवात की वजह से यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उससे निपटने के लिए स्टेट और नेशनल डिजास्टर टीम को स्टैंड बाय पे रखा गया है। करीबन बारिश के कारण जो जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है
उसको बचाने, उससे बचने के लिए और उस स्थिति ना आए उसके लिए 800 से ज्यादा जगहों पर चेन्नई महानगर निगम ने, सिर्फ चेन्नई की मैं बात कर रहा हूं, चेन्नई महानगर निगम ने 800 से ज्यादा ऐसे जगहों की पहचान की है जहां पर पानी जल जमाव होता है और उस वहां से जल जमाव को जैसे ही पानी भरता है तो उसमें मोटर और की व्यवस्था कर रखी गई है जिससे कि पानी को बाहर निकाला जा सके। और वहीं पिछली बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में जब वर्धा तूफान आया था तो उस वक्त काफी सारे पेड़, बिजली के पोल, टेलीफोन के पोल्स ये गिरे थे और जिसकी वजह से सड़क यातायात काफी बाधित हुआ था। यहां प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए चेन्नई महानगर निगम ने पहले से ही इन पेड़ को काटने के लिए आड़ी, जेसीबी ट्रक, इन सब चीजों का व्यवस्था कर रखी है ताकि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर तुरंत काबू पाया जा सके। शुक्रिया आपका बहुत बहुत रितेश इन तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी एहतियात वहाँ पर बरती जा रही है चेन्नई में और तमिलनाडु के साथ साथ जो आसपास के इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है, तो वहाँ पर भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से देश में गरीब कल्याण के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना से गरीबों का वित्तीय समावेशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से उन्होंने केंद्र में शासन की बागडोर को संभाला, केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियां इस देश में प्रमुखता से आगे बढ़ी। सबसे पहले जब जनधन खाते को खोला गया था तो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न किया करते थे कि इससे क्या होगा। आज कोविड की महामारी के बाद जनधन खाते से उन्होंने देश के आर्थिक व्यवस्था को जोड़ करके एक इकोनॉमिक इंक्लूजन समाज के गरीब वर्ग का किया है। भूपेंद्र यादव ने कल राज्यसभा में पारित हुए वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे संशोधन साफ दर्शाते हैं कि सरकार देश में मौजूद हर व्यक्ति के हित के लिए काम कर रही है। इस एक्ट में इस सरकार ने उन कम्युनिटी राइट्स को भी देने का काम किया है जिनको पुनर्स्थापन किया जाता है, लेकिन जब तक उनका पुनर्स्थापन पूरा नहीं होता तब तक उनके कम्युनिटी राइट्स जो है वो बरकरार रहेंगे। इस प्रकार के संशोधन ये दर्शाते हैं कि सरकार जो अंतिम व्यक्ति को विकास की दौड़ में न केवल शामिल करना चाहती है बल्कि शामिल करने के साथ साथ उसके हितों की भी चिंता करती है। और आइए अब आपको दिखाते हैं डीडी प्रीमियर्स। नमस्कार, आज फिर आपका डीडी प्रीमियर्स में स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो बात सबसे पहले बाल कृष्ण की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि कंस का सामना होता है दो मायावी राक्षसों से जो स्वयं ही श्री कृष्ण को मारना चाहते हैं, और उधर गोकुल में बाल कृष्ण को मिलता है एक अद्भुत सेवक। वो जो विष्णु है ना, बहुत बड़ा छलिया है वो विष्णु, बहुत बड़ा। पुत्री, मैं बूढ़ी अवश्य हुई हूँ लेकिन मेरी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। और वैसे भी मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करती, इसलिए ये सब तैयारी कर ली। ये सब मैंने किया है स्वामी, आपके इस दास ने। आप अभी तक यही हैं? हमने तो आपको मुक्त किया था ना। मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ स्वामी, मुझे जो मुक्त करेगा उसका दास बन जाना मेरी नियति है। कौन है ये सेवक, ये जानने के लिए देखिए बाल कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक तेजपुर में आप देखेंगे कि पारोमिता नई बहू के रूप में अपनी ससुराल आ जाती है, लेकिन सास ससुर के बर्ताव की वजह से उसके पिता बेहद चिंतित हो जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें आकाश के पिता की, तो तेजपुर जनरल स्टोर के मालिक का नाम सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। चल सोनी, बहू को सबसे इंट्रोड्यूस तो करा दे। हाँ भाभी, ये मम्मी है।
वो है निराली बुआ। ये लोग कितने अच्छे हैं ना, हमारा कितना ख्याल रखा। वो तो है, लेकिन मुर्स वाली चूनी इतने बड़े घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? और फिर जिस तरह से ये शादी हुई है, पारो बहुत नाराज है। ये वही है, तेजपुर जनरल स्टोर का मालिक। What? Are you sure? जी हाँ। क्या होगा इस एपिसोड में आगे, ये जानने के लिए देखिए तेजपुर, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने रिहा कर दिया है। इसके बदले में रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बाउट को अमेरिका ने रिहा किया है। अदला बदली की ये कार्यवाही यूएई की राजधानी आबू धाबी में हुई। ब्रिटनी को मॉस्को एयरपोर्ट पर फरवरी में पकड़ा गया था। ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी जताई है। बाइडेन ने कहा कि रूस में अनुचित तरीके से हिरासत में लिए जाने के बाद ग्राइनर अब अमेरिका वापस लौट रही हैं। बाइडेन ने इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात को आभार जताया, जिसकी मदद से ग्राइनर को रिहाई मिली। यूक्रेनी सेना ने गुरुवार को माइकोलेव क्षेत्र में रूसी सैनिकों के पूर्व ठिकानों से गोला बारूद व खदानों को हटा दिया। इसके साथ ही इस्तेमाल किए जा सकने वाले गोला बारूद को यूक्रेनी सशस्त्र बलों को सौंप दिया गया। रूसी सैनिकों द्वारा छोड़े गए ये खदान व गोला बारूद मनुष्यों के साथ साथ इसके आसपास घूमने वाले मवेशियों के लिए भी खतरनाक है, इसलिए इन्हें हटाया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जारी जंग तेज हो गई है। यूक्रेन पर रूसी गोलाबारी थमने का नाम नहीं ले रही। रूस द्वारा डोनियास्क क्षेत्र के कुराखोव में हुए हमलों में करीब 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस द्वारा जारी किए गए वीडियो में कुराखोव क्षेत्र में रूसी हमलों से हुई तबाही और शवों को देखा जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को सुनियोजित कहा है। उन्होंने कहा कि रूसी हमलों ने क्षेत्र के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया है, जिसमें बस स्टेशन, इमारतें और केंद्रीय बाजार शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। ये समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहले मैच में एजुकेशन सिटी स्टेडियम में ब्राज़ील का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राज़ील दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंची है। वहीं क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं एक अन्य क्वार्टर फाइनल में लुसेल आइकोनिक स्टेडियम में अर्जेंटीना का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं नीदरलैंड्स ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं नीदरलैंड्स ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है।
फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार की रात 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होगी। ये मुकाबला देर रात 12:30 पर लुसाइल स्टेडियम में खेला जाएगा। प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना की टीम खिताब की प्रमुख दावेदारों में से एक है। हालांकि ग्रुप चरण के पहले मुकाबले में ही अर्जेंटीना को सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर लियोनेल मेसी की टीम ने लगातार 3 मुकाबले अपने नाम करके क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज के दूसरे मुकाबले में मैक्सिको को 2-0 से हराया, जबकि तीसरे मैच में पोलैंड के खिलाफ 2-0 की आसान जीत हासिल की। नीदरलैंड्स के खिलाफ इस मुकाबले में सबकी नजर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर भी होंगी। टूर्नामेंट में खेले गए पिछले मुकाबलों में कुल 7 में से 3 गोल मेसी के शॉट से निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात अगर नीदरलैंड्स की करें तो ये टीम लंबे समय से अजेय चल रही है। टीम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। ग्रुप स्टेज में भी नीदरलैंड की टीम का प्रदर्शन कमाल का रहा है। नीदरलैंड्स ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। इसके बाद इक्वाडोर के खिलाफ खेला गया दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा था। तीसरे मैच में डच टीम ने कतर को 2-0 से मात देकर अंतिम 16 में जगह बनाई। नीदरलैंड्स की टीम की खासियत उसका डिफेंस है। डच टीम छोटे छोटे पास की मदद से किसी भी टीम को पटखनी देने का मादा रखती है। अब दोनों टीमों की कोशिश क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के अंतिम 4 में जगह बनाने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को महज 1 साल के भीतर 50 लाख से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। फिट इंडिया ऐप को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए 29 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप का प्रयोग शारीरिक फिटनेस का आकलन करने, फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने, स्लीप ट्रैकर, पानी और कैलोरी के सेवन पर नज़र रखने के साथ फिट इंडिया क्विज जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। दैनिक जीवन में खेलकूद के साथ फिटनेस जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई फिट इंडिया मुहिम से आम जन जीवन लगातार जुड़ रहा है। फिट इंडिया को जन जन तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किए गए फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को भी अपार सफलता मिल रही है। फिट इंडिया ऐप को महज 1 साल के भीतर 50 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए 19 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। पिछले 1 साल में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का प्रयोग स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस का आकलन करने, फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने, स्लीप ट्रैकर, पानी और कैलोरी के सेवन पर नजर रखने के साथ साथ फिट इंडिया क्विज जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध फिट इंडिया ऐप को WHO के द्वारा भी मान्यता दी गई है। ये मोबाइल ऐप उपयोगकर्ता के फिटनेस के स्तर का परीक्षण करता है। साथ ही परीक्षण परिणामों के आधार पर यह ऐप उपयोगकर्ता को फिटनेस स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव प्रदान करता है। वर्तमान में देश भर के 250 से अधिक फिटनेस इन्फ्लुएंसर फिट इंडिया एम्बेसडर के रूप में इस ऐप से जुड़े हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से की गई थी। पिछले 2 वर्षों में फिट इंडिया मूवमेंट अपने विभिन्न फिटनेस अभियानों जैसे फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन, फिट इंडिया क्विज और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों तक पहुंचा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में प्राचीन काल से बनाए जा रहे मूढ़ा व चटाई लघु उद्योग काफ़ी मशहूर हैं। प्रदेश सरकार गढ़मुक्तेश्वर में बनाए जा रहे मूढ़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर अभियान चला रही है। गंगा किनारे होने वाली सरकंडा, सेटा और सुतली को इकट्ठा करके ये मूढ़े बनाए जाते हैं। यहाँ बनने वाले मूढ़ों ने केवल पूरे भारत में इनको बेचा जाता है, बल्कि इनका व्यापार विदेशों में भी होता है। ये रिपोर्ट देखिए। उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश, जहां की संस्कृति और कला की पूरी दुनिया में धूम है। राज्य में कई जनपद मौजूद हैं, जिनमें से एक है हापुड़, जहां बसा है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर का भी पौराणिक इतिहास है। गंगा किनारे बसा ये कस्बा देश में अपनी विरासत के लिए मशहूर है और यहाँ का एक अनोखा इतिहास भी है।
गढ़मुक्तेश्वर के आसपास के इलाके में एक ऐसा व्यापार होता है जिसकी झलक शहर में प्रवेश करते ही देखने को मिल जाती है। सड़क किनारे मौजूद ये मूढ़े आपका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाले ये मूढ़े वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ बना मूढ़ा भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले घरों की बैठकों और बड़ी बड़ी कोठियों की शान बना हुआ है। यहाँ के मूढ़ा कारीगर दिन रात मेहनत करके गंगा किनारे खादर क्षेत्र से सरकंडा, सेटा और सुतली को इकट्ठा करके अपने अपने घरों में नया डिजाइन देकर इन्हें तैयार करते हैं। ये कारीगर इसी से अपने घर का खर्च उठाते हैं और बहुत दिलचस्पी से ये काम भी करते हैं। सब मिलकर स्टाम्प भी करते हैं, 10 बना लेते हैं, पूरे परिवार को ले लड़ते हैं। ये सब विदेश जाते हैं। हाँ, इससे घर चलता है हमारा, इससे सब खर्चे पानी से होते हैं। गढ़ का बना मूढ़ा दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर में दर्शकों को काफी पसंद आता है। वहां मूढ़े की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाती है और वहां से लिए गए ऑर्डर के आधार पर देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा इस मूढ़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देश के कई राज्यों में बनी चौपाल, पंचायत घरों और न्याय पंचायतों में लोग उन पर बैठकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मूढ़ा जो है ये मानिए कि टोटल नेचुरल चीज़ों से बनता है। जैसे जंगल से कैन आ जाता है, नदी के खोले में होता है, नदी के किनारों पर हो जाता है, और गंगा के जो रेतियाँ होती हैं, बड़े बड़े खोले होते हैं, उनमें ये होता है पेड़ इसका, वहाँ से लोग काट के लाते हैं। इसका व्यापार है। हमारे आसपास में बहुत सारे गाँव हैं जो इसको काट के लाते हैं और उसे साफ़ करके हमारे यहाँ मार्केट में लाते हैं। संडे में मार्केट लगती है उसकी, उससे हम लोग खरीदते हैं और फिर इसे बनाते हैं। टायर इनके नीचे मोहरी में लगता है ताकि ये लंबे समय तक मोहरियाँ इसकी चलती रहें नीचे। यहाँ की नान खटाई भी काफी स्वादिष्ट होती है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचती है। इसके स्वाद की दीवानगी उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि पूरे भारत में बनाकर सप्लाई की जाती है। ऑल इंडिया में कोई हमारी ऐसी नान खटाई बना नहीं सकता, इतनी हमारी प्रसिद्ध है। और दूर दूर से यहाँ पर लोग स्पेशल आते हैं, बम्बई से, हरियाणा से, दिल्ली, राजस्थान से आते हैं और पहले 1-2 दिन पहले आकर स्पेशल बनवा कर जाते हैं कि हमें 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, हमारी इतनी नान खटाई आप बना देना। फिर हम उनको तैयार करके देते हैं। और हमारे यहाँ पर यहाँ रामलीला के टाइम पर दशहरा होता है। दशहरे पे हमारे जो शहर है गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पर जो दशहरा पूजा जाता है वो सिर्फ नान खटाई से ही पूजा जाता है, जो पुराने टाइम से पूजा जा रहा है। अगर आप भी हापुड़ शहर जाएं तो गढ़मुक्तेश्वर के इन कारीगरों की शानदार कारीगरी का दीदार करें और इनकी कला को बढ़ावा देने के लिए इनसे कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। उत्तर प्रदेश में बसा एक ऐसा कस्बा जिसे गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता है, जिसके किनारे गंगा बहती है और यहाँ का एक प्रमुख उद्योग है मूढ़ा व्यापार। आप देख सकते हैं यहाँ पर तरह तरह के मूढ़े हैं जिन्हें बनाया जाता है और इस मूढ़े की खासियत यह है कि सब वेस्ट टू वेल्थ है, यानी गंगा किनारे लगी ये कैंस जो हैं इनसे इनको यहाँ पर तैयार किया जाता है। जो पुराने टायर्स हैं उनको यहाँ इस्तेमाल करके इनको और ज़्यादा लंबी उम्र देने की कोशिश की जाती है और जिस तरह से इनको यहाँ पर सजाया जाता है इसमें अपनी पूरी की पूरी हस्तशिल्प का दिखाई जाती है यहाँ के कारीगरों द्वारा। ये एक यहाँ का प्रमुख व्यापार है और ना केवल ये इस पूरे राज्य को इसलिए मशहूर करता है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक इसका यहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और विदेशों में भी इसकी खासी डिमांड है। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं ये मानते हैं कि इसको और अभी ऊपर ले जाने की ज़रूरत है ताकि ये व्यापार जो है यहाँ के जो कारीगर हैं वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सकें और ये रोजगार एक नई उड़ान भर सके। कैमरामैन शुभम के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ हापुड़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।